चलिए नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आशीष पांडे ट्यूटोरियल्स में। कल बच्चों हम लोग समास पढ़ना शुरू किए थे और समास में आपको अव्ययी भाव समास पढ़ा दिया था और समास के कुछ पिछले जो जितने भी टर्म्स होते हैं उन्हें हमने बता दिया था और आपको कुछ उदाहरण भी दिया था करके देने के लिए। बहुत कम बच्चे किए हैं, आप सब भी करिएगा, करके कमेंट करिएगा, ठीक है। आइए आज का जो हमारा समास है वो दूसरा समास है तत्पुरुष समास। आज का समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। पहले तत्पुरुष का अर्थ समझ लेते हैं। तत्पुरुष का अर्थ समझ लेते हैं। अगर हम तत्पुरुष को तोड़ें तो तत् प्लस पुरुष में टूट जाएगा। तत् प्लस पुरुष में टूट जाएगा, ठीक है। तत् का मतलब क्या होता है? तत् का मतलब होता है दूसरा या सामने वाला। क्या होता है? उसका या सामने वाला या दूसरा। क्या होता है? उसका या सामने वाला या दूसरा भी कह सकते हैं। और पुरुष का मतलब होता है आदमी। क्या होता है? आदमी। इसका मतलब तत्पुरुष समास सीधे सीधे बताता है कि जो हमारे सामने वाला या दूसरा वाला पुरुष है वही क्या होगा? प्रधान होगा। दूसरा वाला पुरुष है वही क्या होगा? प्रधान होगा। अर्थात यदि हम इसे कहें तो यहीं पे एक बात और जोड़ सकते हैं बच्चों। ये हमारा बनेगा प्रथम पद। ये क्या बनेगा? प्रथम पद। और ये जो दूसरा वाला जो सामने वाला आदमी है वो बनेगा कौन सा पद? द्वितीय पद। क्या बनेगा? द्वितीय पद या उत्तर पद भी आप इसे कह सकते हैं। उत्तर पद या द्वितीय पद बनेगा। द्वितीय पद बनेगा और ये खुद ही कह रहा है कि हमारे सामने वाला पद ही प्रधान होगा। इसका मतलब यदि हम तत्पुरुष समास की परिभाषा बनाने लग जा रहे हैं तो तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या बनेगा? जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं? जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। हमने आपको बताया भी है। इसमें प्रथम पद होता है तो वो होता है आपका व्ययी भाव, और दूसरा पद यदि प्रधान होता है तो वो क्या होता है? आपका तत्पुरुष समास होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो तत्पुरुष समास की अब बात आती है भेद कितने होते हैं। तो तत्पुरुष समास को दो रूपों में बांटा गया है। एक तो विभक्तियों के आधार पर और एक उसकी रचना के आधार पर। एक विभक्ति के आधार पर और एक रचना के आधार पर। दो प्रकार से बांटे गए हैं और दोनों ही प्रकार से 6-6 प्रकार के होते हैं। दोनों ही प्रकार से 6-6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होंगे? 6 भेद होंगे, अर्थात 12 भेद। अर्थात यदि कभी आपसे कोई पूछे कि तत्पुरुष समास के कितने भेद, तो आप 12 नहीं बताएंगे, केवल 6 बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो बाकी के 6 संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। इसमें 8 प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में। ऐसा अगर कहा जाए तो मान सकते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया कि हिंदी में 4 ही समास होंगे मुख्य रूप से। तो उन्हीं 4 में इनमें केवल विभक्तियों के आधार पर जो बांटे गए हैं वही समास आएंगे। और हम भी आपसे विभक्तियों के आधार पर पूरे समास और नई समास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न आते हैं और आपके उपपद इन सब से आपके परीक्षाओं में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो यदि हम इन्हें विभक्ति के आधार पर कहें, विभक्ति के आधार पर ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब आप कहोगे सर विभक्तियां तो 8 होती हैं, विभक्तियां तो कितने होते हैं? 8 होती हैं। कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो सर 8 होने चाहिए? नहीं सर, इसमें कर्ता कारक और संबोधन को छोड़ करके बाकी जो 6 बचते हैं, कर्म, कर्ण, ये सब जो 6 बचते हैं उन्हीं का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और यदि हम रचना के आधार पर बात करें, रचना के आधार पर बात करें तो रचना के आधार पर भी इनकी संख्या जो है वो कितनी है? रचना के आधार पर भी इनकी संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है। तो रचना के आधार पर जो इनकी संख्या 6 है उसको हम लिख देते हैं, बाकी आपको हम एक एक बताते चलेंगे, एक एक लिखते चलेंगे, ठीक है। अलुक, उपपद, नय और प्रादि, ठीक है। ये 4 समास हैं, इनका प्रयोग हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं। ये 4 और 2 का इसी में पढ़ते हैं। कौन कौन? कर्मधारय, कर्मधारय और दिगु, दिगु, ये पूरे मिलाकर के 6 समास होते हैं तत्पुरुष समास के, ठीक है। ये 6 समास होते हैं तत्पुरुष समास के भेद रचना के आधार पर। यदि हम इसमें पढ़ने लग जाएंगे तो इसमें हमारा होगा कर्म, कर्म, दूसरा करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये जो 6 हैं ये हमारे विभक्ति के आधार पर या आप कह सकते हैं कारक चिन्हों के आधार पर ये हमारे 6 होते हैं। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास के यदि कभी आपसे भेद पूछे तो तत्पुरुष समास के आप केवल और केवल 6 भेद बताएंगे। कितने भेद बताएंगे? 6 भेद। लेकिन यदि कुल पूछे तो आप 8 भेद बताएंगे। यदि अगर पूरा भेद पूछे कि कुल कितने होते हैं तो आप इन्हें 12 भी बता सकते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो इसे आप लोग एक बार लिखें, फिर इसके एक एक समास को हम लोग काम करते हुए चलते हैं। समझ में अच्छे से आ रहा हो यदि आप सबको तो एक बार सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, एक बार सब लोग थम्स अप कर दो। एक बार सभी बच्चे थम्स अप कर दें, जल्दी से एक बार सभी बच्चे थम्स अप कर दीजिए। हो गया? चलिए बच्चों, अब देखिए, पहले तो कुछ बातों को अब जानो। जब इसमें विभक्ति चिन्हों या कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो आप याद रखें कि जब सामासिक पद करेंगे, जब हम समास करेंगे तो वहां पर कभी भी कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि हम विग्रह करेंगे तो वहां पर हमको सामासिक चिन्ह, वहां पर हमको कारक चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहां पर नोट करके मैं लिख देता हूं, समास करते समय कारक चिन्हों का, समास करते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। समास करते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। कारक चिन्हों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा।
और दूसरी बात विग्रह, विग्रह करते समय, विग्रह करते समय कारक चिन्हों का विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम समास कर रहे हैं तो वहां पर जैसे मैं एक आपको उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं, ठीक है, सब बताएंगे भैया। देखिए हमने एक क्या लिखा, चिड़ीमार। अब आप बताइए ये जो शब्द लिखा गया है, ये जो चिड़ीमार शब्द लिखा गया है, ये जो चिड़ीमार शब्द लिखा गया है, क्या इसमें कोई भी कारक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं क्या? जैसे हमने आपको बताया था कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये सब कोई एक दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय आएगा चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक को नाम का, कौन सा बेटा? को नाम का आपको कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है ना? को नाम का कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है, जो किसका दर्शक है, जो किसका सूचक है? कर्म कारक का सूचक है। किसका सूचक है? कर्म कारक का सूचक है। इसका मतलब हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें जो तत्पुरुष होगा वो कर्म तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। क्लियर हो रही बात हमारी? तो इसमें हमारा जो होगा वो कर्म तत्पुरुष समास होगा। क्लियर है भैया? इसमें हमारा कर्म तत्पुरुष समास होगा। तो ऐसे ही मैंने कहा कि यदि हम समास बना रहे होंगे तो उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यदि हम उसी समास का विग्रह करने लग जाएंगे तो उसमें हम कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। उस समय हम वहां पर कारक चिन्हों का प्रयोग क्या करेंगे? करेंगे। तो अब हमारा जो पहला समास है वो पहला तत्पुरुष में पहला, याद रखें, दूसरे समास में तत्पुरुष में पहला। तत्पुरुष में यदि हम पहले समास की बात करें तो हमारा समास है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में यदि हम कहें तो इसमें जो आपका विभक्ति चिन्ह आएगा, विभक्ति या कारक चिन्ह जो होगा, विभक्ति या कारक चिन्ह जो होगा वो क्या होगा? को होगा। वो क्या होगा? को। क्या होगा भैया? को होगा। क्लियर हुई हमारी बात? अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो कारक चिन्ह को है, इसमें जो कारक चिन्ह को है उसका लोप रहेगा। इसमें कारक चिन्ह को का क्या रहेगा? लोप रहेगा। लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो उस कारक चिन्ह का प्रयोग वहां पर करेंगे। ठीक है ना? हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए मैं एक दो शब्द यहां पर लिखता हूं। मैंने लिखा शरणागत, शरणागत, गगनचुंबी, गगनचुंबी, राजपुत्र। ठीक है? एक जो अभी लिखा था चिड़ीमार। ठीक है? चित्तचोर, चित्तचोर। ये देखिए हमने 4-5 शब्द लिखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों में विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह जो होते हैं, कारक चिन्ह को का लोप है। का क्या है? लोप है। ठीक है? इसमें कहीं भी आपको कारक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं भी आपको कारक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब हम इनका विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। जैसे शरणागत, तो इसे तोड़ेंगे तो शरण और आगत बनेगा। क्या बनेगा? शरण धन
आगत। देखिए कभी कभी प्रश्न पूछता है ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें समास और संधि दोनों है। तो शरणागत जो है उसमें समास और संधि दोनों है। समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। संधि कौन सा है? आकाश वर्ण दीर्घ दीर्घ संधि है। ठीक है, तो दोनों बात याद रखिए। शरण मतलब शरण, आगत मतलब आया हुआ। शरण मतलब आया हुआ। तो यहाँ पर कहेंगे शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ। ठीक है, अब देख रहे हैं कि जब मैंने इसका विग्रह किया, इसका जब हमने विग्रह किया तो यहाँ पर एक शब्द मिला को। एक शब्द हमको क्या मिला? को, जो किसको दर्शाता है? कर्म कारक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है मेरे भैया? कर्म कारक को दर्शाता है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो तत्पुरुष है वो कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास है। और यदि हम शरणागत में संधि पूछें तो आप कहेंगे कि कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है बेटा? दीर्घ संधि है। और अगर विच्छेद करेंगे और संधि का विच्छेद करेंगे तो बनेगा शरण धन आगत। शरण धन आगत और मिल के बनाएगा शरणागत। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई। ऐसे ही दूसरा शब्द देखिए, लिखा है गगन चुंबी। क्या लिखा है? गगन चुंबी। तो अगर विग्रह करेंगे तो बनेगा गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला या वाली, है ना? वाला वाली मतलब जैसे मान लीजिए कहते हैं गगन चूमी इमारत, तो गगन को चूमने वाली इमारत। गगन को चूमने वाला टावर, गगन को चूमने वाला कुछ भी, ऐसे ही गगन को चूमने वाला अर्थ बनेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी को मिला था और यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह आपको क्या मिला है मेरे भैया? को मिला है। क्या मिला है? को मिला है। क्यों को मिला है? क्योंकि यहाँ पर किसका प्रदर्शन हो रहा है? कर्म तत्पुरुष का हो रहा है। ठीक है, इसमें संधि नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसे ही देखें तो इसका जब विग्रह करेंगे तो बनेगा राजा का पुत्र। एक बात याद रखिएगा, हमने जो भी चीजें आपको लिख रहा हूं तो वहां पर देख रहे हैं कि संधि में जो शब्द समास में प्रयोग हुआ उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके बनाना है। अब शरणागत में अगर ये शरण को आया हुआ हो तो आप ये भी मानेंगे, लेकिन अगर मैं कहूं प्रायिकता किसे देंगे तो आप कहेंगे कि शरण को आगत। शरण को आगत, हम इसको क्या करेंगे? प्रायिकता देंगे। लेकिन यदि ये नहीं है तब इसे मानेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसका अगर हम देखें तो लिखेंगे गगन को चुंबी। गगन को चुंबी, चुंबी या चुंबने वाला दोनों लिखेंगे। ठीक है, तो प्रायिकता किसको देंगे? इसे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि यही शब्द इस समास में प्रयोग हुआ है, समस्त पद में प्रयोग हुए हैं, इसलिए इसकी प्रायिकता होगी और इनके अर्थ की प्रायिकता कम होगी। आपको मैंने ये सभी चीजें सिखा दी हैं, पहले ही ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। अब अगर राजा का पुत्र हमको बनाना हुआ तो राजा जो बना है वो राज जो बना है वो राजा से ही बना है या राज से राजा बना है, तो हम बनाएंगे राजा का पुत्र। क्या बनाएंगे? राजा का पुत्र। सॉरी, इसमें ये गलत हो गया है, ये आपका संबंध कारक में पहुंच जाएगा, ये गलत है। यहाँ पे मैंने राजा का पुत्र जो लिखा ये गलत लिख दिया है। ठीक है, ये मैंने गलत लिखा है। मैं ये यहाँ पर और लिख देता हूं, सुख प्राप्त या स्वर्गवासी, कुछ भी लिख दीजिए। तो सुख को प्राप्त करना, सुख को प्राप्त, क्या बनेगा? सुख को प्राप्त। ठीक है, सुख को प्राप्त। यहाँ पर भी देखिए आपको कारक चिन्ह क्या मिल रहा है? को मिल रहा है। क्लियर भैया? ऐसे ही चिड़ी मार, इसका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। क्लियर है? तो यहाँ पर भी देखिए आपको मिल रहा है चित्त को चुराने वाला, चित्त, चित्त को चुराने वाला। जैसे कृष्ण क्या थे? गोपिकाओं के चित्त चोर थे, है ना? उनके चित्त को, मन को ही चुरा लेते थे। वो बेचारे बेकल रहते थे कृष्ण को पाने के लिए,
तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आपको कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग किया गया है, को कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से कर्म तत्पुरुष जो भी होगा उसमें को नाम की विभक्ति चिन्ह का लोप रहेगा, परंतु विग्रह करेंगे तो उन शब्द का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात हमने कहा था कि जो शब्द में, जो समासिक शब्द में या समस्त पद में जो शब्द प्रयोग रहते हैं विग्रह करते समय उन्हीं शब्दों को लिखने वाला विग्रह ही प्रायिकता दी जाती है, उसे हम लोग प्राथमिकता देते हैं। यदि उसके अर्थ वाला आया है तो उसे हम दूसरी प्रायिकता देते हैं, मतलब उसे भी मानेंगे सही, गलत नहीं मानेंगे, लेकिन उसे सबसे सही नहीं मानेंगे। सबसे सही कौन मानेंगे? जो उस समासिक पद में शब्द रहेंगे उन्हीं के द्वारा जो विग्रह किया जाएगा उन्हें हम लोग सबसे ज्यादा सही मानेंगे। क्लियर है? तो इसे एक बार आप लिख लें। फिर दूसरा हम लोग आपको बताते हैं कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष, ठीक है, जल्दी जल्दी करें आंसर। फिर हम लोग कर्ण तत्पुरुष के बारे में बात करते हैं। गर्मी इस समय एकदम प्रचंड है भाई। धान मान लग रहा है कि नहीं आप सबका? धान की रोपाई हो रही है। हो गया बच्चों, मिटाएं। चलिए, अब कर्म तत्पुरुष के बाद दूसरा है हमारा कर्ण तत्पुरुष। और कर्ण का जो विभक्ति चिन्ह होता है या कारक चिन्ह होता है वो होता है से के द्वारा। वो क्या होता है? से के द्वारा। ठीक है बच्चों, वो होता है से के द्वारा। और ये जो कारक चिन्ह है हमने बताया आपका लोप रहेगा ही रहेगा। दूसरा है कर्ण तत्पुरुष समास। विभक्ति चिन्ह इसका क्या होगा? से या के द्वारा। से या के द्वारा, ठीक है, से या के द्वारा। ठीक है, अब आप जानते हो कि जब भी शब्द रहेंगे तो इन दोनों का लोप रहेगा, लेकिन जैसे ही विग्रह करने लग जा रहे होंगे आप, जैसे ही इनका विग्रह करने लग जा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि इनका प्रयोग जरूर किया जाएगा। बिना इनके प्रयोग से कुछ भी हो नहीं सकता। जैसे हमने लिखा तुलसीकृत, तुलसीकृत, मेघाच्छादित, मेघाच्छादित, हस्तलिखित, दूसरा लिखा गुणयुक्त। क्या लिखा? गुणयुक्त, तारों भरी, तारों भरी। ठीक है, रोगग्रस्त। देखिए, मैं आपको ये जो सिखा रहा हूं बहुत सारे शब्द हैं, आप लोग इसको करने का प्रयास किया करिए। ठीक है, मैं जाते वक्त कुछ शब्द आपको दे के जाता हूं, आप उसे क्रिया करो। देखिए, जैसे ये तुलसीकृत, मेघाच्छादित, हस्तलिखित, गुणयुक्त,
तारों भरी रोगग्रस्त, आप देख रहे हैं कि ये जितने भी शब्द हैं इनमें विभक्ति चिन्ह जो है, विभक्ति चिन्ह कौन सा विभक्ति चिन्ह है? से के द्वारा, से या के द्वारा, इसका क्या है? लोप है। का क्या है? लोप है। लोप होने का मतलब ये दिख नहीं रहा, कहीं दिख ही नहीं रहा। अब इसका जब आप विच्छेद करोगे, जब आप क्या करोगे? विच्छेद करोगे, तो कैसे बनाओगे? तुलसी कृत मतलब तुलसी द्वारा कृत या तुलसी से कृत, आप ऐसे बनाओगे। तुलसी, तुलसी से या द्वारा कृत ना। अब एक बड़ी बात ये है, एक बड़ी बात ये है कि सर इसमें से और के दोनों है, तो हम से कब लगाएंगे और के कब लगाएंगे, के द्वारा कब लगाएंगे? ये बड़ी बात है, ये किसी किताब में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा जल्दी। तो इसे हम आपको बताते हैं कि अगर के द्वारा का प्रयोग कभी भी हो तो वो सजीव के लिए, यहां पर मैंने लिखा इसलिए मैं रुक गया कि आपको बताता चलो। तो यहां पर नोट का प्रयोग यहां पर करें, एक आप और लिखें कि के द्वारा, के द्वारा का प्रयोग सजीवों के लिए तथा से का प्रयोग निर्जीवों के लिए किया जाता है। इसे आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। तो अब आप मुझे बताओ कि मैं यहां पर क्या लिखूं, तुलसी से कृत या तुलसी के द्वारा कृत, क्या लिखूं? जल्दी से आप बताएं। तो आप तुरंत कह सकते हो कि सर सजीव है तुलसीदास जी, इसलिए आप उनके लिए के द्वारा लिखिए। तो क्या लिखेंगे? तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत। अगर मैं कहूं मेघाच्छादित, क्या कहूं? मेघाच्छादित। तो आप बताओ क्या मेघ, मेघ मतलब बादल, आच्छादित मतलब घिरा हुआ, तो यहां पर मेघ सजीव है कि निर्जीव? आप कहोगे सर मेघ में कौन सी जान है, तो निर्जीव है। तो आप कहोगे मेघ से आच्छादित, मेघ से आच्छादित, मेघ से आच्छादित, ठीक है। ऐसे ही हस्तलिखित यदि मैं बात करूं तो आप बताओ हाथ सजीव है कि नहीं? हाथ सजीव है कि नहीं? सजीव है मतलब चल फिर रहा है ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? हस्त द्वारा लिखित। हस्त, हस्त को आप हाथी भी कहते हैं, हस्त द्वारा लिखित। ठीक है। गुण युक्त, गुण से युक्त, ठीक है। क्या लिखेंगे? अब आप लोग समझ गए हैं, गुण से युक्त। तारों भरी, तो क्या लिखेंगे? तारों से भरा, तारों से भरा या भरी। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ठीक है। समझ में आई बात आप सबको? तो आप लोगों को एक बात विशेष तौर पे याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि यदि कभी भी सजीव की बात आएगी तो कारक चिन्ह के द्वारा लगाएंगे, सजीव आएगा तो के द्वारा लगाएंगे, और निर्जीव आएगा तो वहां पर से लगाएंगे। ये बात आप सब विशेष तौर पे याद रखेंगे, ठीक है। इसे भी जल्दी से नोट करें, फिर उसके बाद हम लोग संप्रदान कारक की तरफ बढ़ते हैं। संप्रदान कारक की तरफ फिर हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी से करें बच्चों। हो गया। अब तीसरा है हमारा संप्रदान। संप्रदान का होता है
के लिए, संप्रदान का होता है के लिए। संप्रदान का होता है के लिए। संप्रदान तत्पुरुष समास। विभक्ति चिन्ह होगा के लिए। होता तो है हेतु को के लिए, लेकिन इसमें के लिए ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कुछ शब्द लिखे। क्या लिखा? सबसे फेमस रसोई घर है ना, घुड़साल, पुस्तकालय, आराम कुर्सी, हथकड़ी, हथकड़ी है ना, हवन कुंड, कन्या विद्यालय, भूत बलि, भूत बलि, देशभक्ति, ठीक, ये कुछ शब्द लिखे गए। एक और बात याद रखिएगा, जहां भी घर लगा रहे, घर का कहीं भी आपको मिल जाए घर वाला, तो वो जान लीजिए कि 99% तो मैं संप्रदान कारक ही कहूंगा, उसे संप्रदान तत्पुरुष ही आप मानिएगा। कौन वाला? जिसमें घर लगा हो, जिसमें घर लगाओ वो पक्का है कि 99% क्या होता है? संप्रदान होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। मैं भी कहीं लिख दूंगा आप सबको, ठीक है, मैं कहीं भी नोट बना के लिख दूंगा। जैसे यहाँ पर रसोई घर लिखा है, तो इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, क्या बनेगा? रसोई के लिए घर। और आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आया है? के लिए, तो पक्का है कि रसोई घर कौन सा समास बनेगा? संप्रदान तत्पुरुष समास बनेगा। घुड़साल, तो क्या बनेगा? घोड़ों के लिए शाला, घोड़ों के लिए शाला। शाला मतलब घर, भवन के लिए शाला या भवन। जैसे यहाँ पर पुस्तकालय, तो हम क्या कहेंगे? पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तकों के लिए आलय। आराम कुर्सी का मतलब आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। ठीक है, यहां पर क्या लिखा? हथकड़ी, तो क्या क्या कहेंगे? हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, कड़ी मतलब बंधन, हाथ के लिए कड़ी, जंजीर जिसे आप कहते हैं, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, हवन कुंड, तो क्या बनाएंगे इसका? हवन के लिए कुंड, हवन के लिए कुंड। ठीक है, ऐसे ही कन्या विद्यालय क्या बनाएंगे? कन्याओं के लिए विद्यालय, कन्याओं के लिए विद्यालय। ठीक है बच्चों, भूत बलि, तो क्या लिखेंगे? भूतों के लिए बलि, भूतों के लिए बलि। सही है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है जी, तो आप यहां पर देख रहे हैं, आपको कारक चिन्ह देखने को मिल रहा है के लिए, 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 के लिए। तो ये सभी जो होगा, ये कौन सा
तत्पुरुष बनाएगा, संप्रदान तत्पुरुष यहां पर बनाएगा। ये कौन सा बनाएगा? संप्रदान तत्पुरुष आपके लिए बनाएगा। क्लियर हुई हमारी बात? ये सब के सब संप्रदान तत्पुरुष होंगे। याद रखिएगा, हमने कहा कि जहां घर जुड़ा हो, जिस भी शब्द में घर शब्द, चाहे घर की पर्यायवाची ही कुछ न जुड़ी हो, चाहे घर की, जैसे आलय है, शाला है, ये सब क्या है? ये पर्यायवाची ही तो है। तो अगर घर की पर्यायवाची भी जुड़ी है तब भी वो यही संप्रदान तत्पुरुष बनेगा। ठीक है, जिस भी शब्द में घर शब्द जुड़ा हो वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। क्लियर हुई हमारी बात? तो संप्रदान तत्पुरुष समास आप लोग इसे सीख लिए हैं, इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए, जल्दी से आप लोग नोट करें। हो गया भाई? आइए अब देखते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष थोड़ी सी क्लास आज तत्पुरुष खत्म कर देते हैं ताकि कल ये पूरा समास आपका खत्म हो जाए। ठीक है, थोड़ी सी क्लास अगर लंबी हो जाती है तो मैं थोड़ा सा लीड में कर देंगे, 10-15 मिनट का आपको रेस्ट दे देंगे। ठीक है, तो चौथा है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, और इसमें आप जानते हैं विभक्ति चिन्ह मिलती है से। से मतलब क्या? अलग होना। क्या मिलता है? अलग होना। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने कहा आशातीत, जन्मांध, जन्मांध, ठीक है, लोकोत्तर, लोकोत्तर, धन रहित, धन रहित, है ना, ऋण मुक्त, ठीक है, ऋण मुक्त, देश निकाला,
पदच्युत, ठीक है, पदच्युत। जैसे धर्म विमुख, हाँ एक चीज और देखिए आपको लिख देता हूं, मदान। यहां पर देखिए बहुत तेज गलती होती है, जन्मांध और मदांध देख करके लोग तुरंत सोच लेते हैं कि जब जन्मांध में अपादान कारक है तो ठीक है मदांध में भी यही होगा, लेकिन नहीं सर, ऐसा नहीं है। मदांध में ऐसा नहीं है, मदांध और जन्मांध दोनों अलग अलग बातें हो जाती हैं, इसलिए यहां पर कैसे होगा उसके बारे में हम लोग आइए बातचीत करें, जरा देखते हैं। आइए विग्रह करते हैं। आशातीत मतलब दूर या परे, तो आशा से परे, आशा से परे, आशा से परे। अब आप जानते हैं जहां पर भी दूर चीज आता है, यहां पर तीत लिखिए, आशा से तीत, जहां पर भी दूर होने का शब्द आता है, अलगाव होने का शब्द आता है, उसे भी हम लोग कौन सा कहते हैं, वहां पर भी अपादान कहते हैं। क्या कहते हैं, अपादान कहते हैं, ठीक है। आपको कारक में, अपादान कारक में सिखाया हूं। तो अगर आशा से तीत या आशा से दूर हो तो वहां पर भी कौन सा कारक होगा, अपादान तत्पुरुष। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, ठीक है, तो जन्म से ही अंधा है तो इसको लोकोत्तर, उत्तर मतलब होता है दूर, लोक से उत्तर, लोग, लोक, लोगों से उत्तर, लोगों से दूर, लोक से उत्तर, ठीक, लोक से उत्तर मतलब लोगों से दूर, जिससे किसी से कोई लेना देना ना हो, लोगों से दूर रहता हो, लोक उत्तर। धन रहित, धन से रहित, क्या बनेगा, धन से रहित। ये सब चीजें आप बड़े ध्यान से समझा करो। धन से रहित मतलब धन से वो दूर है, धन से वो दूर है मतलब उसके पास धन नहीं है, उसे को धन रहित कहेंगे, ठीक है। ऋण मुक्त, तो क्या होगा, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त मतलब उसका ऋण और उससे बड़ी दूर दूर का कोई नाता नहीं है। देश निकाला, देश निकाला मतलब देश से निकाला हुआ, देश से निकाला हुआ, देश से निकाला हुआ, इसी को देश निकाला कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं जिला बदर हो जाते हैं, है ना, ऐसा हो जाता है तो उनको वहां से जिला से निकाल दिया जाता है। देश बदर हो गए तो देश से निकाल दिया। पदच्युत, पद से च्युत, पद से च्युत, च्युत मतलब अलग होना, पद से च्युत, पद से च्युत, पद से अलग होना। धर्म विमुख, धर्म से विमुख होना, धर्म से विमुख, धर्म से विमुख, विमुख मतलब दूर, मतलब धर्म से मुंह मोड़ लेना, तो उसी को कहते हैं धर्म विमुख। अब बताइए मदांध आ गया, मदांध का क्या होगा, इसका मद, मद मतलब होता है शराब, नशा, अंध मतलब अंधा होना, नशे से अंधा होना है, मद से अंधा होना। अब आप बताओ मद से अंधा होना में मद से क्या वो अलग होगा क्या, मद से अलग होगा क्या, नहीं। जरा इसी से की जगह पे मद के द्वारा लिखो तो क्या देखो सही बैठता है क्या, मद के द्वारा, मद के द्वारा। अब ये गलत है लेकिन फिर भी मद के द्वारा लिख करके आपको दिखा रहा हूं, मद के द्वारा अंधा। तो आप देखो कि क्या अलगाव हो रहा है या किसी के कारण कोई साधन है मद, तो मद साधन है, इसलिए यहां पर हम लोग मदांध में अपादान कारक नहीं कहेंगे, मदांध में हम लोग अपादान कारक नहीं कहेंगे, कहेंगे क्या, करण कारक। क्या कहेंगे, करण कारक। तो इससे आप सावधान रहिएगा, मदांध यदि आ जाए तो आप तुरंत वहां पर अपादान कारक झम्म से मारते हो, क्योंकि प्रसन्न हो जाते हो, करे ये तो पढ़े थे मिला था। तो मदान धर्म, मदान वाला अगर आप देखेंगे तो वहां पर करण कारक होगा, वहां पे आप अपादान कारक नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जन्मांध मतलब जन्म से ही वो अंधा हो जाना, मतलब जन्म से ही दृष्टि से वो दूर दूर से वंचित हो जाना। लेकिन यहाँ से क्या वो नशे से वंचित है क्या, नशा तो उसके ऊपर एकदम ठरकी है, सारा पी लिया खूब, जितना ज्यादा पी लिया है इसलिए तो वो अंधा हो गया, पगला गया है ना। तो पगला गया है तो पगलुड़वा यहाँ पे जब पगलाया हुआ है तो क्या इसके अलग हो गया क्या, नहीं, अलग नहीं हुआ है। ये क्या हुआ है, उसी को अधिकता हो गई है, उसके द्वारा ये पागल हुआ है, मद अंधा हुआ है। तो यहाँ पर आप बनाएंगे क्या, कर्ण कारक। क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसके द्वारा आपका जो होता है वो किसका विभक्ति चिन्ह होता है, कर्ण कारक का होता है, इसलिए आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, कर्ण, कर्ण तत्पुरुष समास बनाएंगे। तो यहाँ से हमने गलत लिख दिया, कर्ण कारक लिख दिया, कर्ण तत्पुरुष समास। आई बात समझ में आप सबको,
तो यहां से कौन सा तत्पुरुष समास होगा? कर्ण तत्पुरुष समास होगा। इसे आप लोग जल्दी से लिखें, इसे आप लोग जल्दी से लिखें। फिर हम लोग पांचवा चलते हैं संबंध तत्पुरुष समास के बारे में। संबंध तत्पुरुष समास के बारे में फिर हम लोग पढ़ते हैं। जल्दी करें बच्चों, थोड़ा सा आप लोग हाथ बढ़ाएंगे तो जा करके तेजी हो पाएगी। थोड़ा सा आप लोग हाथ बढ़ाएं। और बच्चों रात में जीएस विद आशीष पांडे टेलीग्राम चैनल पे हमारे जो चल रही है ऑनलाइन टेस्ट, उसमें भी आप लोग भाग लें। उसकी फीस 99 रुपए रखी गई है और बहुत ही बेहतरीन चल रही है। जो बच्चे इसमें से कर रहे होंगे उन्हें पता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम उसमें करा रहे हैं आपको। तो आप लोग भी उसमें जुड़िए ताकि आपका भी फायदा होगा। बहुत अच्छा है, 99 रुपए बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपका असली मूल्यांकन वहां से हो सकता है। असली मूल्यांकन मतलब आप जान जाएंगे कि आप लॉकडाउन में 4 महीने के लॉकडाउन में आखिर क्या उखाड़ लिए हैं, बैठे हैं घर पे क्या कर लिए हैं। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम तैयार करते हैं। एक सेट में 60 क्वेश्चन रहते हैं, 60 मिनट का टाइम रहता है। उसके बाद आपके पूरे रिजल्ट वगैरह बता दिए जाते हैं, रैंकिंग वगैरह आ जाती है, सब कुछ वहां पे बेहतरीन आपका हो जाता है। तो आप लोग उस चैनल से जुड़े और फी उसकी पे करें। 99 रुपए फीस है और आप लोग उसके बाद उसकी पढ़ाई करें, फिर देखें आपको कितना मजा आता है और कितनी अच्छी तैयारी होती है। ठीक है, चलिए चौथा हो गया हमारा अपादान। अब अपादान के बाद हमारा आता है संबंध। क्या आता है? संबंध। पांचवा है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। क्या है? थोड़ा सा अगर ऐसे ही करते रहेंगे, आप सब मेहनत करते रहिए तो आप सब पक्का सिलेक्शन लेंगे। जान लीजिए जो लोग घर पे बैठे हुए हैं उनका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। जो लोग बहुत तेजू खां बन रहे थे लेकिन अब 4 महीने से नहीं पढ़ रहे तो उनको कहा आएगा का कुछ नहीं आएगा, वो फेल हो जाएंगे, उनका किसी में होगा नहीं। और बाद में वो झूठे झूठे कहेंगे कि हमारा हुआ नहीं, हम तो बहुत पढ़ाकू, हम तो बड़े तेजू खा रहे हैं। 4 महीने में क्या कर रहे हो आप? कुछ तो नहीं कर रहे हो, तो काहे पढ़ाकू हो? कुछ नहीं पढ़ाकू हो आप। ठीक है, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए अगर नौकरी लेनी है। और सभी परीक्षाएं लगभग अब 2021 में ही होंगी, वैकेंसी भी 2021 में ही आएंगे और बहुत ताबड़तोड़ वैकेंसी आएगी 2021 में बहुत। तो इसलिए आप सब मेहनत करते रहे जबरदस्त, ताकि आप सबका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं। अब हमारा जो है संबंध तत्पुरुष है। पांचवा हमारा कौन सा है? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। अब देखिए संबंध तत्पुरुष समास में आपको विभक्ति चिन्ह जो मिलेगा वो काकी के मिलेगा। क्या मिलेगा? काकी के। अब आप कहेंगे सर इसमें काकी के नानी ने रारी रे तो रहता था, तो याद रखिए इसमें नानी ने रारी रे नहीं आएगा, नानी ने और रारी रे इसमें नहीं आएगा। इस बात को आप लोग विशेष तौर पे याद रखें। इसमें जो आपको मिलेगा वो काकी के मिलेगा। क्या मिलेगा? काकी के ही मिलेगा और कोई इसमें नहीं मिलेगा। तो आइए कुछ करते हैं कुछ उदाहरण। जैसे मैंने लिखा कठपुतली। जो इस बोर्ड पे मैं आपको जो कुछ भी करा रहा हूं ये सभी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं उदाहरणों को उठाया हूं और उसे मैं लिख करके बाकायदा बनाया हूं ताकि आप सबको अधिक से अधिक उसमें फायदा हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कठपुतली जैसे है पीजीटी पीसीएस की परीक्षा में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, समझ रहे हैं ना। अब बहुत बार पूछा गया है तो ये चीज बार बार रिपीट भी हो सकता है, तो रिपीट हो सकता है तो आप लोग इसे जानते रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, है ना। मैंने लिखा पनघट, पनघट, पनमाड़ी। ठीक है, पनमाड़ी, राष्ट्रपति, कन्यादान, रक्तदान, मृग छौना, मृग छौना। ठीक है, करुणा सागर, ठीक है।
अब देखिए कैसे कैसे परेशानी होती है। अभी हम आपको यहाँ कन्यादान, रक्तदान और घुड़साल आपको लिखवाया था, आपको याद होगा। तो हमने वहां पे कहा था घोड़ों के लिए साल, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या घोड़ों का साल? अगर घोड़ों का साल हो गया तो वो बन जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष, और घोड़ों के लिए साल हुआ तो बनेगा वही आपका क्या, आपका संप्रदान बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर देखें कठपुतली को हम लोग अगर विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, काठ की पुतली। काठ की पुतली, पुतली मतलब आकृति होती है, ठीक है, काठ की पुतली। समझ में आ रही है बात? काठ की पुतली। अगर हम पनघट कहें तो क्या कहेंगे इसे, पानी का घाट। पानी का घाट अर्थात इस घाट का संबंध है पानी से, इस पानी का इस घाट से। ऐसे ही इस पुतली का संबंध है काठ से, इस काठ का संबंध है पुतली से। ऐसे ही पनवाड़ी कहें तो बनेगा पान की दुकान या पान की वाड़ी। वाड़ी मतलब होता है दुकान, ठीक है। अब अगर इस वाड़ी की बात करें तो ये किससे संबंधित है, पान से। अगर ऐसे ही मैं इसका कहूं तो बनेगा राष्ट्र का पति। राष्ट्र का पति, पति मतलब होता है मालिक, भगवान, ठीक है। अब पति मतलब हस्बैंड है ना, समझिएगा। तो राष्ट्र का पति का मतलब इसका इससे संबंध है। अब अगर ऐसे ही यहाँ पर हम देखें तो होगा करुणा के सागर। करुणा के सागर, क्लियर हो रही बच्चा, करुणा के सागर। ऐसे ही यहाँ पर मृग छौना मतलब होता है बच्चा, तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे मृग का छौना, मृग का छौना, क्लियर है। ऐसे यहाँ पर आप देखिए, क्या इसका हम ऐसा बना सकते हैं क्या, इसका क्या हम ऐसे भी बना सकते हैं क्या, रक्त का दान। रक्त का दान, एक तो ऐसे, एक क्या हम ऐसे बना सकते हैं क्या, रक्त के लिए दान। रक्त के लिए दान। अब आप बताओ, आप मुझे बताना कि क्या रक्त के लिए रक्तदान देते हो क्या? नहीं ना, किसी दूसरे आदमी को अपना रक्त देते हैं, ब्लड देते हैं आप। तो ये वाली बात सरासर गलत होगी। कभी भी यहाँ पर संप्रदान कारक नहीं हो पाएगा, कभी भी यहाँ पर संप्रदान कारक नहीं हो पाएगा। सीधे सीधे रक्तदान, नेत्रदान ये सब बनेगा तो आपका कोई भी अंगदान, नेत्रदान, रक्तदान, कानदान, मुंहदान कुछ भी करेंगे तो वो केवल और केवल संबंध तत्पुरुष समास बनेगा। लेकिन यहाँ पर बच्चा कन्यादान जब करेंगे तो दो बातें आपकी हो सकती हैं। एक तो हो सकती है कन्या का दान, कन्या का दान। अगर आप कन्या का दान कहेंगे तो संबंध तत्पुरुष बनेगा, कन्या को ही दान कर देना, कन्या को ही हम लोग दान करते हैं। और एक होता है कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान। तो कन्या के लिए दान अगर हुआ तो कन्या, जैसे हम लोग शादी होती है, दीदी की शादी, बहन की शादी, बेटी की शादी होती है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, कूलर, पंखा, फ्रिज, बेड, अलमीरा ये सब जो देते हैं वो किसके लिए देते हैं, कन्या के लिए देते हैं। तो कन्या के लिए यदि दान हुआ तो इसमें जो बनेगा आपका वो संप्रदान कारक बनेगा। वो क्या बनेगा, संप्रदान कारक बनेगा, ठीक है, संप्रदान कारक बनेगा। लेकिन यदि हम कन्यादान कहें तो यहाँ पर जो बनेगा वो कौन सा कारक, कौन सा बनेगा, संप्रदान तत्पुरुष। यहाँ पर भी समझ लीजिएगा इतना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे संबंध तत्पुरुष बनेगा। इस बात को बच्चों याद रखेगा। आपके मन में आ रही होगी गौदान, क्या रहा होगा, गौदान, गौदान। अब ये गौदान होता तो आप बताइए गाय के लिए दान होता है कि गैये दान कर देते हैं आप? गाय के लिए दान करते हो आप कि गैये दान कर देते हो सर? तो गैये दान करने देते हैं तो गाय का दान यहाँ पर होगा, क्या होगा, गाय का दान, गाय का दान, ठीक है, गाय का दान। अब तुला दान अगर आ जाए तो रुक जाइएगा। तुला दान यदि कहेंगे तो तुला दान में जब हम कहते हैं तो तुला का दान नहीं होता, होता है तुला के बराबर का दान, तुला के बराबर का दान होता है, बात याद रखिएगा। तो अगर इन सब चीज में कोई परेशानी हो तो किसी को बताइए। अगर सबको समझ में आ रहा है तो एक बार सब लोग थम्स अप करिए। संबंध के बाद छठवां हमारा होता है अधिकरण। जल्दी से करिए भैया, जल्दी से करें ताकि याद ये खत्म हो जाए।
चलिए, संबंध तत्पुरुष हो गया। अगला है अधिकरण। अगला हमारा है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में आप जानते हैं में पय पर, आपको बताया था इसका चिन्ह होता है में पय पर। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें क्या आएगा, पय नहीं आएगा, में और पर दिखेगा, में और पर आपको दिखेगा। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास में आपको में और पर दिखेगा। क्लियर है, में और पर आपको देखने को मिलेंगे, दोनों ही शब्द आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, में और पर। जैसे हमने कहा कवि श्रेष्ठ, क्या कहा, कवि श्रेष्ठ, कवि पुंगव, कवि पुंगव, बटमार, है ना, हरफन मौला, हरफन मौला, ठीक है, हरफन मौला। प्रेम मग्न, प्रेम मग्न, सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम, ठीक, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप देखेंगे तो पा जाएंगे। मैं कह दूं सिंहारूढ़, ठीक, ये कुछ शब्द हैं। आइए जरा इसका बनाते हैं हम लोग। तो कवि श्रेष्ठ, मतलब इसका करेंगे तो बनेगा कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। देखिए आपको में यहां पर है, यहां पर में आपको मिला। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव मतलब होता है श्रेष्ठ, कवियों में पुंगव, ठीक है। यहां पे लिखा बटमार, बट मतलब रास्ता में मारने वाला, बटमार मतलब क्या होता है, रास्ता में मारने वाला, रास्ते में मारने वाला। ठीक है। हर फन मौला, हर मतलब होता है प्रत्येक, फन मतलब होता है मौज, मौज, और मौला मतलब होता है मस्त रहने वाला या निपुण, है ना। हर मतलब प्रत्येक, फन मतलब होता है आनंद या कला, मौला मतलब मौला लिखते हो, मौला, मौला मतलब निपुण, मतलब हर कला में निपुण, हर कला में निपुण, हर कला में निपुण, उसे क्या कहते हैं, हरफन मौला। यहाँ पर प्रेम मग्न मतलब प्रेम में मग्न, प्रेम में मग्न। ऐसे ही सर्वोत्तम तो क्या कहेंगे, सभी में उत्तम, सभी में उत्तम, ठीक है। पुरुषोत्तम तो क्या कहेंगे, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, ठीक है। सिंहारूढ़ तो कहेंगे सिंह पर आरूढ़, सिंह, सिंह मतलब शेर, आरूढ़ मतलब बैठे हुए, सिंह पर आरूढ़, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आपको विभक्ति चिन्ह यहाँ पर में मिल रहा है, यहाँ पर
और आपको यहाँ पर देख रहे हैं पर मिल रहा है। तो में या पर अगर आपको मिलता है, किसी चीज पर किसी चीज का अधिकरण होता है, अधिकार होता है, वहां पर क्षेत्र पर निर्धारित होते हैं, क्षेत्र उनका सीमित हो जाता है, तो वहां पर आपका अधिकरण कारक होगा और उससे बनने वाला जो समास होगा वो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। वो क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब एक और आपको बता दो, नई समास, तो ये आपका तत्पुरुष खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको कर्मधारय और द्विगु हम अगले लेक्चर में आप बताएंगे, ठीक है? तो इसे आप लोग लिख ही लिए होंगे बच्चों। एक और आपको बता देता हूं, नई समास। नई समास देखिए, जैसे ही नई समास बता दूंगा, आपका नई समास और अव्ययी भाव समास में तुरंत बहुत ही अधिक कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। तो इसे जो बच्चा पहले से ही देख के भाग गए हैं, सोचे होंगे अरे ये सब तो पढ़े हैं, सब उखाड़ लिए हैं हम, तो याद रखिए ये वो नहीं पढ़े हैं। और अगर ये पढ़े भी हैं तो इतना अच्छे से नहीं पढ़े जितना अब इनको मैं बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो इसे आप लोग याद रखें। हमने क्या कहा? नई समास, नई समास, नई तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, ठीक है? नए तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसका प्रयोग तो पहली बार तो भाई संस्कृत में निषेध के अर्थ में किया जाता है। निषेध मतलब नहीं, नहीं मतलब न के अर्थ में किया जाता है, ठीक है? इसका प्रयोग संस्कृत में किसके अर्थ में किया जाता है? न के अर्थ में किया जाता है। और न के अर्थ में जो किया जाता है, तो जैसे ही अगर हम जैसे कहते हैं अटूट, क्या कहते हैं? अटूट। तो अटूट में अब आप देख रहे होंगे कि अ उपसर्ग भी है, अ उपसर्ग भी है। तो अ जब उपसर्ग है तो हमने कहा था कि जिसका प्रथम पद उपसर्ग हो अव्ययी भाव होगा। तो आप कहोगे सर अटूट तो अव्ययी भाव भी है, लेकिन अटूट अव्ययी भाव भी है, नई तत्पुरुष भी है, तो कौन सा हम विकल्प सही मारे? तो उसी के विषय में हमको जानकारी आपको देनी है कि कैसे आप समझेंगे उसको, है ना? तो आइए इसका देख लेते हैं। तो न इसका हम लोग लिखते हैं, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग संस्कृत में, इसका प्रयोग संस्कृत में निषेध, निषेध मतलब समझ रहे हैं ना? न, निषेध या न के अर्थ में किया जाता है। न के अर्थ में, न के अर्थ में किया जाता है। न के अर्थ में किया जाता है, ठीक है? ठीक है? अब देखिए, एक तो बात ये हो गई। एक और बात, इसमें कुछ प्रमुख उपसर्ग होते हैं जो इसमें लगते हैं। नए तत्पुरुष में कौन से उपसर्ग लगते हैं वो जरा देखिए। इसमें कुछ प्रमुख उपसर्ग जैसे ओ, अन, है ना? अन या अन भी ऐसे भी रहेगा ना, न, ठीक? ऐसे ये उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग होगा, ठीक है? ना, ठीक? इसमें कुछ प्रमुख उपसर्ग अ, अन, अन, न या ना, न या ना का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों? इसका प्रयोग होता है। अब जैसे अगर मैं आपको कहूं, जैसे कुछ शब्द लिख रहा हूं, अटूट, अनिच्छा, है ना? नालायक, नालायक, नामर्द, ठीक है? या हम कहते हैं नगण्य, इनकी बात करते हैं। अनजान, ठीक? ठीक है? अब अगर इसमें लिखेंगे तो अ का मतलब तो न, अन, अन मतलब न, अन मतलब न, ना मतलब न, ना मतलब न, न मतलब न, ये चीज हो गया। मतलब यहां पर अटूट का मतलब न टूटने वाला,
न टूट, है कि नहीं? अटूट का मतलब न टूट या न टूटा हुआ, है कि नहीं? अनिच्छा मतलब न इच्छा, न इच्छा होना, है कि नहीं? अनजान, अनजान का मतलब होगा क्या? न जानने वाला या न जानकार जो हो, न जानकार। ऐसे ही नालायक में न लायक, जो लायक न हो, नामर्द जो मर्द न हो, न मर्द, ठीक है? नगण्य मतलब जो उसका जिसकी गणना न हो, न गण्य, है कि नहीं? तो ये जो है ये नए तत्पुरुष है। अब बात आती है सर अभी आपने कहा कि उपसर्ग यदि लगे हैं तो वो अव्ययी भाव भी होंगे, मतलब ये तो अव्ययी भाव भी होंगे, ये तो अव्ययी भाव भी है, हाँ बिल्कुल अव्ययी भाव। लेकिन यदि विकल्प में अव्ययी भाव आ गया या ये नए तत्पुरुष दोनों आ गया तो हम किसको सही करेंगे ये जरा हमको पहले बताते चलिए। तो आइए जरा हम एक ही प्रश्न को 2 बार लिखते हैं, आप उसे समझे। इसे एक बार आप लोग कॉपी कर ले, जल्दी से एक बार कॉपी करें। आज की क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई बच्चों, कोई बात नहीं है। देखें ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया और इसमें बच्चे उलझते हैं। अटूट में समास है, अटूट में समास है। क्वेश्चन यही है, विकल्प अलग अलग लिखता हूं। मैंने लिखा तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्विगु। और यही शब्द, यही प्रश्न है। एक और विकल्प लिखता हूं, तत्पुरुष भी नई नई तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी द्विगु। ये अब आप बताओ इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? अटूट ये तत्पुरुष समास है ही, नए तत्पुरुष तत्पुरुष का ही समास है, अव्ययी भाव कर्मधारय। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि अव्ययी भाव भी है तत्पुरुष भी। आप सही किसे मारेंगे? तो आप यहां पर अव्ययी भाव मारेंगे। क्या मारेंगे? यहां पर अव्ययी भाव मारेंगे। लेकिन यदि उसमें नए तत्पुरुष लिखा रहे, नए तत्पुरुष लिखा रहे, तत्पुरुष नहीं नए तत्पुरुष लिखा रहे, तो वहां पर आप तत्पुरुष नहीं, अव्ययी भाव नहीं, इसको अव्ययी भाव नहीं, द्विगु नहीं, तत्पुरुष नहीं, बल्कि किसको मारेंगे? नहीं। इसका मतलब यदि ऐसा आया रहे और विकल्प में यदि तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष में नए तत्पुरुष समास है तो आप उसी को प्रायिकता देंगे, प्राथमिकता देंगे। किसको? नए तत्पुरुष समास को। और दूसरी प्राथमिकता किसको देंगे? अव्ययी भाव समास को। फिर से एक बार बोलता हूं कि यदि अव्ययी भाव ऐसा कोई समास आता है जिसमें अव्ययी भाव और नए तत्पुरुष दोनों है तो आप सबसे पहली प्राथमिकता किसको देंगे? नई तत्पुरुष समास को देंगे। और दूसरी प्राथमिकता किसको देंगे मेरे दोस्तों? तो दूसरी प्राथमिकता आप देंगे अव्ययी भाव समास को। ये बात आप विशेष तौर पे याद रखना, नहीं तो यहां पर गलतियां होती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 2 समास खत्म किए, एक अव्ययी भाव समास और आज के लेक्चर में पूरा केवल तत्पुरुष समास हम लोगों ने खत्म किया। 6 तत्पुरुष समास और एक और 7 तत्पुरुष का पूरा तत्पुरुष खत्म किया। अब आपके 4 और बचे हुए हैं जिसे हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज लेते हैं यहीं तक विदा, मिलते हैं कल आपसे इसी समय पर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।